वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th में पढ़ेंगे कर्णों की क्रियाविधि, यानी हमारे कान हैं वह किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके वर्किंग की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, उस बारे में हम अध्ययन करेंगे। ध्यान दें, मानव के अंदर कर्ण होते हैं, वे दो मुख्य कार्य करते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है श्रवण, एवं आपको ध्यान रखना दूसरा कार्य होता है संतुलन। नाम से स्पष्ट है, श्रवण एवं संतुलन संवेदांग, यानी इस प्रकार के संवेदांग जो कि सुनने की क्रिया के साथ साथ संतुलन का कार्य भी करते हैं। तो आप ध्यान देंगे, कर्ण स्वर्ण संतुलन संवेदांग है, स्वर्ण संतुलन संवेदांग है, जो सुनने के साथ साथ संतुलन में रखने का कार्य करते हैं। जो सुनने के साथ साथ सुनने की क्रिया के साथ साथ संतुलन का कार्य भी करते हैं। सुनने की क्रिया के साथ साथ संतुलन का कार्य भी करते हैं। संतुलन का कार्य भी करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। मानव के अंदर कर्ण होते हैं, वे संतुलन एवं स्वर्ण संवेदांग के रूप में कार्य करते हैं। ये सुनने की क्रिया के साथ साथ संतुलन का कार्य भी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं श्रवण क्रिया की क्रियाविधि। क्रिया की क्रियाविधि सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, श्रवण क्रिया होती है, उस क्रिया की क्रियाविधि किस प्रकार से, सुनने की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो आप ध्यान दीजिए, मनुष्य के अंदर जो सुनने की क्रियाविधि होती है उसमें हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि मनुष्य के अंदर 5 प्रकार के संवेदी कृष्णा उपस्थित होते हैं। एक यूट्रिकुलस में उपस्थित होता है, एक सेकुलस में उपस्थित होता है, 3 होते हैं वे एम्पुला में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से अब 5 प्रकार के संवेदी कृष्णा उपस्थित होते हैं जो कि शरीर में संतुलन का कार्य करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। वेस्टिबुलर तंत्र होता है, कलागहन के अंदर उपस्थित होते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं। जबकि आपको ध्यान रखना है, कोक्लिया होता है, उस कोक्लिया के अंदर कॉर्टी के अंग उपस्थित होते हैं, और कॉर्टी के अंग होते हैं वह सुनने का कार्य करते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि कार्टी के अंग होते हैं वे वास्तविक स्वर्ण अंग होते हैं। कार्टी के अंग जो किस में उपस्थित होते हैं, कोक्लिया में। कार्टी के अंग वास्तविक स्वर्ण अंग होते हैं। किस प्रकार के वास्तविक स्वर्ण अंग होते हैं, वह कौन होते हैं? तो आप ध्यान देंगे, जो कार्टी के अंग होते हैं जो कि कोक्लिया भाग के अंदर उपस्थित होते हैं, वे वास्तविक स्वर्ण अंग होते हैं। सुनने की क्रिया का वास्तविक अनुभव होता है वह हमें कार्टी के अंगों से होता है। अब ध्यान दीजिए कि जैसे ही जो है ध्वनि तरंगें होती हैं वह आकर के कर्ण पर टकराती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ध्वनि तरंगें। ये कौन सी तरंगें आ रही है? ध्वनि तरंगें आ रही है। और ध्वनि तरंगें आने के बाद में हमारे कर्ण से जैसे ही ध्वनि तरंगें टकराती हैं तो टकराने के फलस्वरूप जो कर्ण पल्लव होते हैं, बाहर की ओर उपस्थित जो कर्ण पल्लव होते हैं, ये कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों को एकत्रित करते हैं। कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों को क्या करेंगे? एकत्रित करेंगे एवं एकत्रित करते हैं। तो आप ध्यान देंगे, कर्ण पल्लव क्या कार्य करेगा? ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है। ध्वनि तरंगों को कैसा करता है? तो आपको ध्यान रखना, एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। तो ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने का कार्य है वह कर्ण पल्लवों के द्वारा किया जाता है। यहाँ से ध्वनि तरंग है वह बाह्य कर्ण कुहर में प्रवेश करते हैं। किस में प्रवेश करेंगे? तो आपको क्या ध्यान रखना, बाह्य कर्ण कुहर में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ से ध्वनि तरंगे हैं वह गति करते हुए बाह्य कर्ण कुहर में प्रवेश करते हैं। बाह्य कर्ण कुहर में प्रवेश करने के बाद में ध्वनि तरंग होते हैं वह कर्णपटह झिल्ली से टकराते हैं। यानी टेम्पेनी कला या कर्णपटह झिल्ली होती है, कर्णपटह कला होती है, इसमें टकराते हैं। और इस कला से टकराने के फलस्वरूप इस कला में क्या होता है? कंपन होता है। ध्यान दीजिए, कर्णपटह झिल्ली से टकराते हैं और कर्णपटह झिल्ली से टकराने के फलस्वरूप इस झिल्ली में कंपन होता है। यह कंपन होता है, यह कर्ण अस्तिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ये तीनों कर्ण अस्तिकाएं हैं, इन कर्ण अस्तिकाओं द्वारा ये ध्वनि तरंगे हैं, इनके कंपनों को ग्रहण कर लिया जाता है। यानी सबसे पहले मेलियस ग्रहण करेगी, मेलियस है वो कंपनों को इंकस को देगी और इंकस स्टेप इसको प्रदान करती है। ये ध्वनि तरंगें होती हैं, ये ध्वनि तरंगें कंपन की दर को, ध्वनि तरंगें हैं उनकी जो कंपन की दर है उसको ये अस्तिकाएं बढ़ा देती हैं। तो 20 गुना तक बढ़ा देती हैं। ध्वनि तरंगों की कंपन की दर है वह 20 गुना तक बढ़ा देती है। वो कौन बढ़ा देती है? तो आपको ध्यान रखना है, कर्ण अस्तिकाएं जो कि मध्य कर्ण उपस्थित होती हैं, ये ध्वनि तरंगों की दर को बढ़ा देती है।
अब यहाँ से ध्वनि तरंगे हैं वह स्टेपिज अस्थि के बाद में फेनेस्ट्रा ओवलिस तक प्रवेश कर जाती हैं। कहाँ पहुँच जाएगी? फेनेस्ट्रा ओवलिस में पहुँच जाती है। यहाँ से फेनेस्ट्रा ओवलिस से होते हुए यह आपको ध्यान रखना है जो अंतःकरण होगा उस अंतःकरण के स्केला वेस्टिबुलाई में प्रवेश कर जाती हैं। ये ध्वनि तरंगें स्केला वेस्टिबुलाई में प्रवेश कर लेती हैं और स्केला वेस्टिबुलाई होती हैं उसके अंदर द्रव भरा रहता है परिलसिका द्रव। कुछ ध्वनि तरंगें होती हैं वह किसमें प्रवेश कर जाती हैं? तो आपको ध्यान रखना है इस स्केला जो टेम्पेनाई होता है उसके अंदर भी प्रवेश कर लेती हैं। तो इस प्रकार से स्केला टेम्पेनाई होते हैं उसके अंदर कुछ ध्वनि तरंगें प्रवेश कर लेगी और ध्वनि तरंगें वो किसमें प्रवेश कर लेगी? स्केला वेस्टिबुलाई में प्रवेश करती हैं। स्केला वेस्टिबुलाई में प्रवेश करने के पश्चात स्केला वेस्टिबुलाई होगी उसके अंदर भरे परिलसिका द्रव में कंपन होता है। उसके अंदर भरे हुए परिलसिका द्रव में क्या होगा? कंपन होगा। और कुछ कंपन होता है वो स्केला टेम्पेनाई में भी होता है, कुछ कंपन स्केला आपको जनका वेस्टिबुलाई में। दोनों के अंदर क्या भरा है? परिलसिका द्रव भरा हुआ रहता है उसमें कंपन होगा। परिलसिका द्रव से कंपन है वह आपको ध्यान रखना है स्केला मीडिया जो मध्य भाग में होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्केला मीडिया कहा जाता है। और स्केला मीडिया होता है उस मीडिया के अंदर भरा हुआ द्रव होता है वो कौन सा होता है? एंडोलिम्फ द्रव भरा हुआ रहता है। इस एंडोलिम्फ द्रव में क्या होगा? कंपन होगा। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए स्केला मीडिया में प्रवेश कर जाएगा कंपन और स्केला मीडिया के एंडोलिम्फ में कंपन होता है। और एंडोलिम्फ में कंपन होने के फलस्वरूप ये कंपन कार्टी के अंग ग्रहण करते हैं। जो ये मैंने हरे कलर की संरचनाएं बनाई ये कौन से अंग हैं? कार्टी के अंग है। और कार्टी के अंग होते हैं ये कार्टी के अंग ध्वनि तरंगों के इस कंपन को ग्रहण करेंगे। इस ध्वनि तरंगों के कंपन को कौन से अंग ग्रहण करेंगे? तो आपको धनका कार्टी के अंग ग्रहण करते हैं। और कार्टी के अंग के उपस्थित जो सीलिया होते हैं इन सीलिया में कंपन होता है और इन सीलिया के कंपनों को इसके ऊपर उपस्थित टेक्टोरियल झिल्ली होती है वह झिल्ली ग्रहण कर लेती है। कौन ग्रहण कर लेगी? टेक्टोरियल झिल्ली होती है वह कंपनों को कार्टी के अंग के कंपनों को जो संवेदी तंतु होंगे वे संवेदी टेक्टोरियल झिल्ली से टकराते हैं जिसके फलस्वरूप टेक्टोरियल झिल्ली से कंपन होंगे वह आपको ध्यान रखना है श्रवण तंत्रिका में प्रवेश कर जाएंगे। किसमें प्रवेश करेंगे? श्रवण तंत्रिका में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ से ये श्रवण तंत्रिका में प्रवेश कर जाएंगे और श्रवण तंत्रिका में प्रवेश करने के पश्चात में ध्यान दीजिए श्रवण तंत्रिका के प्रवेश करने के पश्चात में ये मस्तिष्क में पहुँचते हैं। किसमें पहुँचेंगे? मस्तिष्क में। वहाँ पर वास्तविक ध्वनि का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से वास्तविक ध्वनि का ज्ञान होगा वह ध्वनि का ज्ञान होगा वह संवेदनाएं टेक्टोरियल झिल्ली से ध्वनि की संवेदना होगी वास्तविक संवेदना का ज्ञान होता है। वास्तविक ध्वनि का ज्ञान होता है यहाँ पर संवेदना का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है श्रवण की क्रियाविधि या सुनने की क्रियाविधि होती है वह पूर्ण होती है। एक बार से वापस समझ लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मानव में कार्टी के अंग वास्तविक श्रवण अंग होते हैं जो कि सुनने की क्रियाविधि को संपन्न करते हैं। सर्वप्रथम बाह्य कर्णपल्लव ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके कर्ण कुहर में भेज देता है। कर्ण कुहर से ध्वनि तरंगें कर्णपटल झिल्ली या जो कान का पर्दा होता है उससे टकराते हैं जिससे उनमें कंपन उत्पन्न होता है। कर्णपटल झिल्ली में कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन होगा वह कर्ण अस्तिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। कर्ण अस्तिकाएं इन कंपनों को 20 गुना तक बढ़ा देती हैं। मेलियस, इंकस और स्टेपिस इसे 20 गुना तक बढ़ा देती हैं। इसके पश्चात में यह जो कंपन है वह फेनेस्ट्रा ओवलिस से होते हुए अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। अंतःकरण में स्केला वेस्टिबुलाई में प्रवेश करेंगे और जो स्केला वेस्टिबुलाई होती है उसके अंदर भरे हुए जो परिलसिका द्रव होता है उसमें कंपन उत्पन्न करते हैं। कुछ कंपन होते हैं वे आपको ध्यान रखना है जो है फेनेस्ट्रा रोटेंडस में प्रवेश कर जाते हैं वहाँ भी कंपन उत्पन्न करते हैं जिसके कारण से जो बेसिलर झिल्ली एवं जो रिसिनस झिल्ली होती है इन झिल्लियों में कंपन होगा। इन झिल्लियों से कंपन है वह एंडोलिम्फ जो कि स्केला मीडिया के अंदर उपस्थित होता है उसमें प्रवेश कर जाता है और एंडोलिम्फ के अंदर प्रवेश करने के पश्चात में ये जो संवेदना होगी उन संवेदनाओं को जो कार्टी के अंग होते हैं उनके द्वारा ग्रहण की जाती है। कार्टी के अंदर अंग के अंदर उपस्थित संवेदी कोशिका होगी उन संवेदी कोशिकाओं को सीलिया द्वारा ये ग्रहण की जाती है जिनसे इन सीलिया में कंपन होता है और ये कंपन होगा वो सीलिया टेक्टोरियल झिल्ली से टकराते हैं जिसके फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है संवेदनाओं का निर्माण होता है और ये श्रवण संवेदनाएं होती हैं। इन श्रवण संवेदनाओं को श्रवण तंत्रिका ग्रहण कर लेती है और श्रवण तंत्रिका के माध्यम से ये संवेदनाएं होगी वह मस्तिष्क में पहुंचती हैं और मस्तिष्क में हमें वास्तविक ध्वनि का
ज्ञान होता है। तो ये इस प्रकार से सुनने की क्रियाविधि है उसको हमें ध्यान रखना है, श्रवण की क्रियाविधि को हमें ध्यान रखना है। अगला स्टेप हम देखते हैं संतुलन की क्रियाविधि। स्टूडेंट्स हम सेकंड स्टेप देखते हैं, सेकंड स्टेप है संतुलन की क्रिया। तो आपको ध्यान रखना है, पहला कार्य तुमने पढ़ लिया श्रवण क्रियाविधि, दूसरा हमें ध्यान रखना है संतुलन की क्रिया। और संतुलन की क्रिया में आपको ध्यान रखना है संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या बैठे रहते हैं तो उस समय हमारे शरीर का संतुलन है वह शरीर का संतुलन बनाए रखना कर्णों का मौलिक एवं प्रमुख कार्य है। मौलिक एवं प्रमुख कार्य है। मौलिक एवं किस प्रकार का कार्य है? प्रमुख कार्य है, यह हमें ध्यान रखना है। मौलिक एवं प्रमुख कार्य है, यह क्रिया होती है संतुलन की क्रिया। वह आपको ध्यान रखना है यूट्रिकुलस, सेकुलस एवं अर्धवर्ताकार नलिकाओं के अंदर उपस्थित संवेदी क्रिस्टाओं द्वारा संपन्न होती है। संतुलन की क्रिया सेकुलस, यूट्रिकुलस एवं अर्धवर्ताकार नलिकाओं के संवेदी क्रिस्टा द्वारा होता है। अर्धवर्ताकार नलिकाओं द्वारा संपन्न होती हैं। अर्धवर्ताकार नलिकाओं द्वारा संपन्न होती है, नलिकाओं उपस्थित संवेदी कोटों द्वारा संपन्न होती हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है जो क्रियाविधि होगी वो किसके माध्यम से संपन्न होती है। तो आप क्या ध्यान देंगे, तीनों संरचनाएं हमने पढ़ चुके हैं इनको डिटेल से पिछली क्लास में। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो पहले वो पिछली क्लास देख लें जिससे कि आपका ये क्लियर हो जाएगा। इससे पहले का पार्ट है वो आप देख लें। सेकुलस, यूट्रिकुलस और अर्धवर्ताकार नलिकाएं होगी तो उन नलिकाओं में संपन्न होती हैं, यह हमें ध्यान रखना है। और संतुलन की क्रियाविधि दो प्रकार की होती है। संतुलन की क्रिया कितने प्रकार की होती है तो आपको ध्यान रखना है संतुलन की क्रिया दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार से होती हैं, ये हमें ध्यान रखना, दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपको ध्यान रखना जब हम स्थिर अवस्था में उस समय संतुलन क्रिया, और दूसरी आपको ध्यान रखना है गतिक अवस्था में होते हैं उस समय संतुलन की क्रियाविधि। तो संतुलन की क्रियाविधि होती है वह दो प्रकार से होती हैं, दो चरणों में होती हैं, दो प्रकार की। पहले आपको क्या ध्यान रखना है, स्थितिक संतुलन। स्थितिक संतुलन का अर्थ है कि गुरुत्व बल के अधीन हमारे सिर और हमारे शरीर की जो स्थिति है उस स्थिति में परिवर्तन के साथ में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, स्थितिक संतुलन कहलाता है। तो स्थितिक संतुलन से तात्पर्य है कि मस्तिष्क और आपको ध्यान रखना है हमारे शरीर की स्थिति है वह गुरुत्व बल के अधीन किस प्रकार से हैं, यह हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे स्थितिक संतुलन, स्थितिक संवेदना से तात्पर्य गुरुत्व बल के संबंध में मस्तिष्क एवं सिर की स्थिति में परिवर्तन से है। मस्तिष्क एवं सिर की स्थिति में परिवर्तन से है। सिर की स्थिति में परिवर्तन से है। मस्तिष्क एवं सिर की स्थिति में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, उस परिवर्तन से है, ये हमें ध्यान रखना है। तो स्थितिक संवेदना हमें कब प्राप्त होगी, जब हम स्थिर अवस्था में है उस समय आपको ध्यान रखना है हमारे सिर और जो शरीर है, मस्तिष्क है एवं आपको ध्यान रखना शरीर, सिर नहीं लिखना सॉरी, मस्तिष्क एवं शरीर की स्थिति में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तनों के अनुसार हमारे में परिवर्तन होता है, उसको बनाए रखने की क्रियाविधि होती है, उसे हम स्थितिक संतुलन कहते हैं। स्थितिक संतुलन की क्रियाविधि होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, तो आपको ध्यान रखना है यूट्रिकुलर और सेकुलस में उपस्थित जो स्वरणकूट होते हैं जिन्हें मैक्यूली कहते हैं उनके द्वारा संपन्न होती है। तो स्थितिक संतुलन हमें ध्यान रखना है सेकुलस एवं यूट्रिकुलस, सेकुलस एवं दूसरी संरचना हमें ध्यान रखनी है यूट्रिकुलस, सेकुलस एवं यूट्रिकुलस की मैक्यूली जो संवेदी क्रिस्टा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैक्यूली कहते हैं। उस मैक्यूली की क्रिस्टा द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, मैक्यूली द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्थितिक संतुलन क्रियाविधि सेकुलस एवं यूट्रिकुलस में उपस्थित संवेदी कूट जिन्हें हम मैक्यूली कहते हैं के द्वारा संपन्न होती है। इस क्रियाविधि में
आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही सिर की स्थिति में या शरीर की स्थिति में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने के फलस्वरूप ओटोकीनिया में संवेदन होता है, यानी जो संवेदी कूट होते हैं जो के मैकुली होती हैं, उस मैकुली की संरचना में पड़ी थी, उसमें आपको ध्यान रखना है जो ऊपर की ओर रोम उपस्थित होते हैं जिन्हें हम ओटोकीनिया कहते हैं, उस ओटोकीनिया के अंदर क्या होगा, संवेदनाएं प्राप्त होगी। और ओटोकीनिया से संवेदनाएं होगी, वे संवेदनाएं जो प्राप्त होनी है वह संवेदनाएं किसमें प्रवेश कर जाएगी, संवेदी कोशिकाओं के रोम से टकराती हैं। यानी जैसे ही कंपन होगा ओटोकीनिया में कंपन होने के फलस्वरूप ओटोकीनिया की संवेदी कोशिकाएं होगी, उस संवेदी कोशिकाओं के रोम से ये ओटोकीनिया टकराएंगे और जिसके फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है संवेदनाएं होगी वह किसमें प्रवेश कर जाएगी, संवेदी कोशिका में। और संवेदी कोशिका होती है वह तंत्रिकाओं से जुड़ी होती हैं, ये तंत्रिकाएं मिलकर श्रवण तंत्रिका का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से संवेदनाएं होगी वह श्रवण तंत्रिका में प्रवेश कर जाएगी और श्रवण तंत्रिका होगी वह किसमें पहुंचती है, अनुमस्तिष्क में। देखो शरीर में संतुलन का कार्य अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है, हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार से अनुमस्तिष्क में पहुंचेगी और अनुमस्तिष्क से जो भी प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं उनको प्रेरक तंत्रिकाएं या चालक तंत्रिकाएं कंकालीय पेशियों तक ले जाती हैं, क्योंकि संतुलन का कार्य कौन सी पेशियां करती है, कंकालीय पेशियां, उन पेशियों तक ले जाती हैं। और कंकालीय पेशियां होगी, उस कंकालीय पेशियों में जाने के फलस्वरूप स्थितिक संतुलन हो जाता है। तो ये पूरी क्रियाविधि हमें ध्यान रखनी है, कौन से संतुलन की, स्थितिक संतुलन के बारे में। सेकेंड स्टेप हमें ध्यान रखना है गतिक संतुलन। गतिक संतुलन होता है या इस प्रकार का संतुलन होता है वह किसके द्वारा संपन्न होता है, अर्धवर्ताकार नलिका में उपस्थित एम्पुला के संवेदी कूटों द्वारा या श्रवण कूटों द्वारा किया जाता है। तो स्थितिक संतुलन हो गया। अब हम गतिक संतुलन देखते हैं। तो गतिक संतुलन अर्धवर्ताकार नलिकाओं में उपस्थित एम्पुला के संवेदी श्रवण कूट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं, संवेदी श्रवण कूट या जिसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टा द्वारा संपन्न होता है। तो यह हमें ध्यान रखना है किसके द्वारा संपन्न होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अर्धवर्ताकार नलिकाएं होती हैं उन अर्धवर्ताकार नलिकाओं में उपस्थित आपको ध्यान रखना है एम्पुला होगी, उसके श्रवण कूट में यह संपन्न होती हैं। कि गतिक संतुलन अर्धवर्ताकार नलिका में उपस्थित एम्पुला के श्रवण कूट द्वारा संपन्न होता है। इस क्रियाविधि में आपको ध्यान रखना है जो श्रवण कूट होते हैं उन श्रवण कूटों के अंदर क्या होगा, कंपन होगा। यानी शरीर जैसे ही हम दौड़ते हैं या गति करते हैं, उस गति करते समय शरीर में जो गति होगी उस गति के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है एम्पुला में क्या होगा, जो एंडोलिम्फ भरा हुआ उस एंडोलिम्फ दरों में क्या होगा, कंपन होगा। और एंडोलिम्फ दरों के अंदर कंपन होने के फलस्वरूप जो श्रवण उभार होते हैं उनके एम्पुला होंगे, उन एम्पुला में क्या होते हैं, कंपन होता है, श्रवण उभार में कंपन होता है। और श्रवण उभार में कंपन होने के फलस्वरूप ये कंपन होंगे वो क्रिस्टा में उद्दीपन उत्पन्न करेंगे और ये उद्दीपन होंगे वह संवेदी तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में पहुंचते हैं। यानी संवेदी तंत्रिका के माध्यम से किसमें पहुंचेंगे, आपको ध्यान रखना मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में जो प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं उस प्रेरणा को चालक तंत्रिका होगी, वह पादों की पेशियों तक पहुंचाती है और पादों की पेशियों में पहुंचने के फलस्वरूप जब गति की अवस्था होती है उस समय संतुलन स्थापित हो जाता है। तो ये दो स्टेप हमें ध्यान रखना है संतुलन की क्रियाविधि में। पहला हमें ध्यान रखना है स्थितिक संतुलन, संवेदना जो स्थितिक अवस्था में जब हम किसी गाड़ी में या बस में या अन्य को साधन में बैठे उस समय हमारे शरीर की स्थिति में परिवर्तन होता है, जिस प्रकार का परिवर्तन होता है उस प्रकार के परिवर्तन का संतुलन होगा वह स्थितिक संतुलन कहलाते हैं। और इस प्रकार का संतुलन होगा वह सेकुलस यूट्रिकुलस में उपस्थित मैकुली के द्वारा संपन्न होता है। इसमें आपको ध्यान का सिर में गति होगी, ओटोकीनिया में संवेदन होंगे, ओटोकीनिया के संवेदी कोशिकाओं से रोम से टकराएंगे जिसके फलस्वरूप संवेदनाएं उत्पन्न होगी, वे संवेदनाएं श्रवण तंत्रिका में पहुंचेगी और श्रवण तंत्रिका से अनुमस्तिष्क में और जहां से चालक तंत्रिका के माध्यम से कंकाली पेशियां और स्थितिक संतुलन संपन्न हो जाता है। दूसरा गतिक संतुलन होता है अर्धवर्ताकार नलिका में उपस्थित एम्पुला के संवेदी कूट द्वारा किया जाता है और इस प्रकार की क्रियाविधि होती है। शरीर में गति होती है, एम्पुला के एंडोलिम्फ में कंपन होगा जिसके फलस्वरूप श्रवण उभार या कपुला में कंपन होगा और क्रिस्टा में उद्दीपन होगा और क्रिस्टा में उद्दीपन होने से संवेदी तंत्रिका होगी, वह संवेदी तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक पहुंचाएगी और मस्तिष्क में से चालक तंत्रिकाएं उस पादों की पेशियों तक पहुंचाती है जिससे गतिक अवस्था में संतुलन संपन्न हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कर्ण की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम घ्राण संवेदांग और आपको ध्यान रखना है स्पर्श संवेदांग
तथा स्वादेंद्रिया होती है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।